अब हम लोग देखते हैं अशोक के बारे में, ठीक है। बिंदुसार का हमारा हो गया। तो बिंदुसार के गद्दी से जाने के बाद कौन बनता है शासक? अशोक जो बना था वो अपने कई सारे भाइयों की हत्या करके बना था। ये बात जो इतिहास में कहा जाता है वो बिल्कुल सही भी है। हाँ, सुशील, हाँ सुसीम नाम था। हाँ, सुसीम इसी का भाई था। वो थोड़ा सा चौपट टाइप का कह सकते हो। देखो अब तुम समझ रहे हो जो हेलेना, हेलेना वाला वंशज याद है यार तुमको? उनके पापा बिंदुसार कौन? अरे हेलेना का पति कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। और उनका बेटा कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार भी कई शादी किया था, जिसमें से एक मतलब शादी से अशोक आया था। देखो इनके कई सारे जो भाई थे, और निश्चित रूप से जो साम्राज्य को लेकर के, जो आधिपत्य जमाने को लेकर के जो लड़ाई होता है वो तो हर एक काल में हुआ है। हम लोग इससे पहले जब वृद्धरथ वंश पढ़ रहे थे और वृद्धरथ वंश के बाद जो हर एक वंश पढ़ रहे थे, वहाँ पे क्या देखे कि चाहे वो अजातशत्रु हो, कालाशोक हो, ये जितने सारे लोग भी आए थे वो सब लोग अपने पिता की हत्या करके आए, चाहे खुद उदयन क्यों ना हो, ठीक है। तो वहाँ पे पढ़े थे बिंबिसार के बारे में, और यहाँ पर इनके पापा का नाम क्या है? बिंदुसार। ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो इनके सामने जो सिचुएशंस था, चूँकि फादर जान रहे थे कि इस हमारे बाद जो है सत्ता को संभालने वाला कोई योग्य व्यक्ति होना चाहिए, और इनके पिता को पता था कि अशोक से बेहतर कोई नहीं हो सकता है। ऐसा तो हम लोग टीवी सीरियल में हालांकि देखे, हालांकि ये चीज़ ध्यान रखना, टीवी सीरियल में हो फिर फिल्म में चीज़ों को थोड़ा नमक चाट मसाला लगा के दिखाया जाता है उसको, इसलिए ध्यान रखना कि उसमें एज इट इज़ वैसे ही नहीं दिया जाता है जैसे कि इतिहास होता है। इतिहास में चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करके थोड़ा उसको अच्छे से परोसा जाता है, ठीक है। इसीलिए उसको सच समझने का, पूरा सच समझने का गलती मत करना। उसको देखना अच्छा लगता है, मज़ा आता है, बस वहीं तक है, ठीक है। अच्छा, अशोक के बारे में बता दें कि पूरा उनके साथ सिचुएशंस कैसा था। और ये साम्राज्य ये जो थे अवंती के राज्यपाल इनको पहले बनाया गया था शुरुआत में। बिंदुसार जो देखो बिंदुसार या फिर हर एक जितने भी सारे राजा थे वो अपने बेटा को पहले ट्रेनिंग देते थे। राजा की गद्दी पे उसको अचानक से यूँ नहीं बैठाते थे, उसको कहीं ना कहीं क्या करते थे, उसको ट्रेनिंग दे दिया था। अच्छा, याद होगा कि हम लोग जब बिंबिसार के बारे में पढ़ रहे थे तो याद है अजातशत्रु को इसमें अंग प्रदेश का, अंग का राज्यपाल बनाया था ना। फिर बाद में वो क्या बनता है, फिर वो खुद ही राजा बन जाता है, हालांकि वो पिता की हत्या करके बनता है। और यहाँ पर तो दूसरा बात है, यहाँ पर तो हत्या वाला मामला नहीं था। तो देखो ये इनको पहले अशोक को राज्यपाल कहाँ का बनाया गया था? उज्जैन में। और वहाँ पे वो बहुत ही शानदार काम किए। अशोक वाकई में बहुत ही टैलेंटेड थे, वो तो कोई शक नहीं है। सबसे बड़ा बात है इनको नीयत बहुत साफ़ सुथरा था। हाँ, लेकिन ये बात भी था कि ऐसा नहीं कह सकते जो शुरुआती अशोक था वो साम्राज्यवादी दृष्टिकोण का भी था। वो चाहता था कि मगध का जो विस्तार ज़बरदस्त तरीके से हो, और उनके अंदर भी युद्ध को लेकर के, साम्राज्यवाद को लेकर के किसी को हराने का जो ललक था वो अशोक के अंदर भी उतना ही था। वो भी जीतना चाहते थे। भाई जितने भी राजा थे उनके अंदर जीतने का भूख एक ज़बरदस्त होता था। और तुम देखना कि यही अशोक का जीतने का भूख, जब कलिंग का युद्ध होता है ना, वहाँ पर जाकर इनको समझ में आता है कि लाइफ में हर कुछ ना जीतना ही सब कुछ नहीं होता। कभी कभी क्या होता है ना, हार करके भी बहुत कुछ पाते हो। इनके जीतने के ललक के चक्कर में कितने सारे लोगों की हत्याएं होती आ रही है। हालांकि अशोक से पहले भी कई सारे राजा हत्या करके ही दूसरे क्षेत्र को जो है कब्जा करते हैं। देखो जब भी साम्राज्य विस्तार होता है ना, तो ऐसा नहीं होता है कि दूसरा साम्राज्य वाले लोग वेट कर रहे होते हैं कि चल भाई आजा, हम इंतज़ार करें तुमरे में मिलने के लिए। ऐसा थोड़ी होता है। वो भी अपनी तरफ से एफर्ट लगाएगा, उसके पास भी अस्त्र शस्त्र हथियार वगैरह होंगे। और जब दूसरे क्षेत्र के, जब मतलब सोचो कि जब मगध का जो पूरा सिपाही वगैरह जब जाता होगा लड़ने के लिए राजा के साथ, तो वो कितना ज़्यादा वहाँ पे उपद्रव मचाता होगा। क्या वहाँ पर वो बच्चों, बूढ़े और स्त्री कुछ समझेगा? वो कुछ नहीं समझे। उसके रास्ते में जो आएगा सबकी निर्मम तरीके से हत्या होता है। हत्या पहले भी होता था, बस अशोक के साथ जो थोड़ा चेंजिंग हुआ कि इनका हृदय परिवर्तन हो गया कलिंग युद्ध के वजह से। तो कभी कभी क्या होता है ना कि तुम अपने लाइफ में, पूरी लाइफ में तुमने गलती किया और तुमको अपने गलती का कोई रियलाइज़ नहीं हुआ, मतलब रियलाइजेशन नहीं है बिल्कुल तुम्हारे अंदर। वो कहते हैं ना कि ये महसूस ही नहीं कर पा रहे हो कि हमने कभी गलत किया है। और जब तुम्हारे अंदर वो रियलाइज़ होगा ही नहीं तो तुम कभी मानो कि हमसे गलती हुआ है। फिर तुम्हारे अंदर हृदय परिवर्तन करने का मतलब है कि अपने मन को बदलना। ये हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तुमको लगेगा हम जो करें वो बिल्कुल सही है, राज्य के हित के लिए। और राज्य का हित का मतलब कभी कभी क्या होता है कि राज्य का हित जो होता है ना, वो मानव के हित से बड़ा हो जाता है कभी कभी एक राजा के लिए। तुम एक अच्छा एग्जाम्पल देते हो, जैसे नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद।
राष्ट्रवाद एक बहुत अच्छी चीज़ है, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण होना नो डाउट बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि राष्ट्रवाद जो होता है ना, किसी की ज़िंदगी के लिए आफत भी बन जाता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो दूसरे क्षेत्र से जब हमारी लड़ाई होती है, तो ऐसे में क्या होता है कि जब भी दो देश के बीच युद्ध होता है कि वहाँ के सिपाही अपने राज्य के लिए लड़ता है, अपने क्षेत्र के लिए लड़ता है, और यहाँ के जो सिपाही होते हैं वो अपने क्षेत्र के लिए लड़ रहा है। अच्छा, जब दोनों के बीच लड़ाई होती है तो कई सारे बेकसूर लोग भी मारे जाते हैं। सिर्फ सिपाही ही नहीं मरता है, सिपाही के अलावा कई सारे आम लोग भी मरते हैं। तो उस नेशनलिज्म के चक्कर में, राष्ट्रवाद के चक्कर में, तुम देखो राष्ट्रवाद के बाद का जो अगला प्रोसेस होता है कि यही होता है ना कि फिर हमें लड़ना भी है, अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हमें कुछ करना है। और इस चक्कर में क्या होता है, उधर भी राष्ट्रवाद चरम स्तर पर है और इधर भी राष्ट्रवाद चरम स्तर। राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि हमारे लिए नेशन, राष्ट्र सब चीज़ से बढ़ के, सब चीज़ से बढ़ के सबसे पहले राष्ट्रवाद। जबकि जो मानवतावादी दृष्टिकोण होता है वो क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद तो छोटा मोटा चीज़ है, हमारे लिए पहले इंसान, मानव वो इम्पॉर्टेंट है। ह्यूमैनिटिज़म वो हमारे लिए सबसे पहले है। तुम किस जाति से हो, किस धर्म से हो, किस देश से हो, ये मतलब नहीं रखता है, तुम एक इंसान हो, ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे में किसी व्यक्ति को देख करके ये हमारे मन में नहीं आएगा कि वो पाकिस्तानी है, नेपाली है या फिर श्रीलंकन है। हम सबसे पहले ये देखेंगे वो व्यक्ति पीड़ा में, तो हमें हेल्प करना चाहिए। तो अपने नेशनलिज्म को थोड़ा साइड करके करना पड़ता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब तुम्हारे अंदर इंसानियत हो ही नहीं तो फिर वैसे नेशनलिज्म का कोई मतलब कोई है क्या। अच्छा, एक चीज़ और देखना, नेशनलिज्म को लेकर के एक फिल्म बना था, बहुत पहले एक फिल्म आया था, तुम देखना। एक फिल्म का नाम था क्या दिल्ली क्या लाहौर। ठीक है, ये हमारे सर भी हमें कहते थे कि जो ये फिल्म ज़रूर देखना। उस फिल्म में ये दिखाया गया था कि जब मतलब पाकिस्तान के खुफिया विभाग से उसको पता चला था वहाँ के सिपाही को कि भारत के तरफ से ना कोई सुरंग वगैरह बनाया जा रहा है, कुछ सीक्रेट वगैरह, यहाँ से कुछ अटैक होने वाला है, इस तरह का कुछ मामला था। तो वहाँ के सिपाही यहाँ आ गए लड़ने के लिए, उसको पता चला। अच्छा, यहाँ के सिपाही पर जब अटैक हुआ था, यहाँ जो वो जो बनाया जाता है नहीं बॉर्डर के पास, जो आसपास का जो वो कैंप वगैरह जो बनाया जाता है, तो उस पर हमला कर दिया जाता है और उसमें से कई सारे लोग मर जाते हैं। अच्छा, एक व्यक्ति जो है, जो इंडिया की तरफ से बच जाता है, एक्चुअली वो रसोइया रहता है। अच्छा, दूसरा व्यक्ति जो पाकिस्तानी होता है वो उधर रहता है, वो ढूंढ रहा है उसको मारने के लिए। अच्छा, दोनों को एक दूसरे से डर भी लग रहा है कि कहीं वो अगर हमें देखेगा तो वो हमें मार देगा, और हम अगर उसको देख ले तो वो हमें मार देगा, ये भी डर है। अच्छा, दोनों के बीच छुपम छुपाई चल रहा है। कभी कभी बीच बीच में गप भी हो रहा है कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो वो बता रहा है कि मेरा घर जो है, जो इंडिया में जो पुलिस में है वो कहता है कि पहले हम पाकिस्तान में हुआ करते थे। आज़ादी के समय में क्या हुआ कि हिंदू लोग वहाँ से यहाँ आ गए और मुस्लिम लोग, कुछ सारे मुस्लिम नहीं गए, कुछ मुस्लिम लोग यहाँ से वहाँ भी चले गए। तो जो पाकिस्तानी सिपाही था वो कहता था अरे यार चांदनी चौक के पास मेरा घर था, ऐसे वैसे, मतलब जहाँ इसका घर था एक समय वो यहाँ पर रहा करता था। ठीक है, एक जो दूसरा सेना था, सिपाही जो था, उसका घर कराची था, यानी कि शायद लाहौर या कराची ऐसे कुछ बताता है। तो बोलता है कि मेरा घर तो पहले वहाँ हुआ करता था। तो फिर बोलता है अरे यार ये तो कोइंसिडेंस हो गया, एक समय मेरा घर वहाँ हुआ करता था, तुम्हारे घर यहाँ हुआ करता था। तो धीरे धीरे करके उस फिल्म में ये दिखाना चाह रहा है कि आखिर हम लड़ किसके ले रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, इससे क्या हमें बेनिफिट मिलेगा। अब दोनों लड़ रहा है कन्फ्यूज़न की वजह से। वो सूचना क्या था, झूठा, सिर्फ सरहद पर जो है उसको वहाँ पर कि जो कहते हैं ना कि हाइप करना चाह रहा था। तुम जान रहे हो ना, कई बार अगर तुम्हें पता करना, अगर देश में कहीं पर दंगे हो रहे हैं, अगर देश में दंगे हो रहे हैं या फिर देश में तुम देख रहा है कि बॉर्डर पे सिपाही मर रहा है, सेना मर रहा है, तो तुम सिर्फ कैलेंडर देखना, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इलेक्शन हो रहा होगा, ये तय मान के चलो। क्योंकि अभी देखो ये मैनिफेस्टो बन जाता है ना कि जब आप पाकिस्तान को 10 बार गाली देते हो तो यहाँ के वोटर को लगता है हाँ ये ठीक लग रहा है, क्योंकि उनका ईगो को सेटिस्फाइड भी तो करना है कि हमें वैसा व्यक्ति चाहिए जो पाकिस्तान को सबक सिखा सके, हम उसी को वोट देंगे। अरे भाई मेरे, इतनी सी सनक को लेकर के कि कोई किसी को गरियाने में सक्षम है और इस वजह से उसको लीडर बना दो। हमें वैसा व्यक्ति चाहिए था जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो। पाकिस्तान को तो गाली वाली तो आम बात है, लेकिन जो पहले हमारे पेट को भरे, जो हमारी इनकम को बढ़ाए, जो हमारी खुशहाली को बढ़ाए, जो हमें सुरक्षा प्रदान करे। तो समझ रहे हो ना, कई बार क्या होता है कि जो देश में जो चुनाव होता है, चुनाव की वजह से जो नेशनलिज्म का टॉपिक हावी हो जाता है। अभी जो वर्तमान सरकार है नेशनलिज्म को लेकर के बहुत ज़्यादा, जो जैसे राष्ट्रगान को लेकर के एक बार जो फरमान जारी हुआ था कि जो है जब भी सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बजेगा तो आपको जो है खड़ा होकर के रहना पड़ेगा सम्मान के साथ।
सोच के देखना थोड़ा, हम ऐसे एग्जांपल दे रहे हैं। आप मान लो कुछ अलग टाइप का मूवी देखने गए सिनेमा हॉल, जैसे एग्जांपल के तौर पे उस जिस समय वो आया था उस समय एक फिल्म आया था मस्ती ज़्यादा टाइप का, एडल्ट मूवी था। अब सोच के देखो कि सिनेमा हॉल जब आदमी जाएगा फिल्म कैसा देखने जा रहा हो, समझ ही रहे हो, फिल्म थोड़ा सा वाहियात टाइप का है, हम तो यही कहेंगे। अब वहाँ पे फिल्म स्टार्ट होने वाला है, तो पहले तो वो राष्ट्रगान चल रहा है, तो पहले जन गण मन पूरा कर लिया एकदम लग रहा है। अच्छा, उसमें कभी कभी बदमाशी क्या होता था, कुछ लोग जो शारीरिक रूप से जो सक्षम नहीं है, कई बार वो उठ नहीं पाते हैं। अब ऐसे में लोगों को हाथ साफ करने का मौका मिल जाएगा कि दे दनादन साला आतंकवादी कहीं का, तुम ही लोग की वजह से देश बदनाम होता है। ये सब भी बहुत सारे केसेस आए थे। अच्छा, फिल्म कौन सा देखने जा रहे हैं, समझ रहे हो, और हम कर क्या रहे हैं, देश को सम्मान, कि भाई चलो थोड़ी देर के बाद हम अपना इंटरटेनमेंट जारी होगा मेरा। भाई मेरे कुछ तो मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ पर राष्ट्रगान का अपमान दिख रहा है हमें, समझ रहे हो कि राष्ट्रगान को तुम मजाक मत बनाओ। राष्ट्रगान ठीक है, वो अपने टाइम पे चलता रहे, साल में 2 बार आता है यहाँ पे, ठीक है, पर अगर डेली डेली किसी चीज़ को अगर कर दोगे ना उसका वैल्यू घटता है। ये 15 अगस्त और 26 जनवरी को ठीक लगता है, पर अगर डेली चलने लगेगा तो उसका वैल्यू घटता है। और भारत में वैसे भी नेशनलिज्म को लेकर के, नेशनलिज्म के नाम पर तो इतने सारे दंगे हुए हैं, भरे पड़े हैं। फिल्म देखना हो, नेशनलिज्म की वजह से जो नेशनलिज्म छोड़ो, कई बार जो कम्युनिज्म के नाम पर जो एक धर्म का दूसरे धर्म के प्रति जो दुराग्रह होता है, यहाँ पे तुमको अगर देखना तो एक फिल्म आया था काई पोछे, काई पोछे देखना, ऐसे कई सारे फिल्म है, बॉम्बे मूवीज़ है। तो ऐसे देखो, नेशनलिज्म अच्छी बात है लेकिन एक लिमिट तक। अगर ये नेशनलिज्म तुम्हारे सर पे चढ़ जाएगा तो ह्यूमैनिटिज्म से ऊपर हो जाएगा। फिर तुम किसी के अंदर ये देखोगे कि जैसे भी रोहिंग्या वाला मामला देखना, सबसे अच्छा एग्जाम्पल, रोहिंग्या बांग्लादेशी में बांग्लादेश के जो शरणार्थी हैं, जो मतलब म्यांमार से पहले वो आया, एक्चुअल मायने में जो रोहिंग्या जो कम्युनिटी है, जो मुस्लिम का कम्युनिटी है, वो म्यांमार के रहने वाले हैं। वहाँ उसके साथ प्रताड़ित हुआ, रोहिंग्या के साथ जो वहाँ पे जो डिस्प्यूट हुआ आपस में वहाँ के सिपाही वगैरह से, तो वो लोग वहाँ से भागे और कुछ लोग बांग्लादेश में आ गए और कुछ लोग कहाँ आ गए, भारत में एंट्री कर गए। अच्छा, वो तो शरणार्थी हैं। अब शरणार्थी है लेकिन वो हमारे देश का नहीं है, तो हम ये मान के चलते हैं कि वो हमारे देश का चूंकि नहीं है इसलिए वो आतंकवादी है। समझ में आया? जिस समय रोहिंग्या का जब मैटर गर्म हुआ था उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा हाइप चला था न्यूज़ में कि ये रोहिंग्या आतंकवादी है, क्योंकि सही बात है वो लोग शरणार्थी थे। सीधी सी बात है, जब तुम्हारे ऊपर जान के ऊपर लोग जान बचाने के लिए ना कहीं भी भाग सकता है। ये जो तुम देख रहे हो अभी जेरूशलम का जो मामला चल रहा है, ये तुम्हारा फ़िलिस्तीन और इज़राइल के बीच, ये इज़राइल वाले क्या उनका रियल मैन में वहाँ पे घर था क्या? नहीं था, वो फ़िलिस्तीन का घर था। वो इज़राइल वाले सारे उनको तो वो जर्मनी के हिटलर भगाया था सबको। नाजी लोग जब अटैक किए थे वो लोग जो है सारे यहूदी को वहाँ से चुन चुन करके भगाया गया था हिटलर के द्वारा। अब वो लोग जान बचाने के लिए वहाँ से भाग कर कहाँ आ गए थे? जर्मनी छोड़ करके वहाँ से जो है हिटलर के खौफ से सब लोग आकर के इज़राइल में आके बसे थे। वो शुरुआत में शरणार्थी थे लेकिन धीरे धीरे करके क्या हो गया, वो लीगलाइज हो गया, अब वो देश उनका बन गया। तो रियल मैंने वो देश उनका नहीं है। अब ये इसका मतलब ये नहीं कि हम शरणार्थी रोहिंग्या को यहाँ पर शरण दे रहे हैं, इसका मतलब वो आप एक अलग देश बना देगा, नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि आप यहाँ पर उसको बसाओ। मेरा कहने का मतलब है इसको डिप्लोमेटिक लेवल पे जिस कंट्री का वो आया है शरणार्थी उससे बात करो। अगर म्यांमार उस लोगों को नहीं लेके जा रहा है, या फिर अगर म्यांमार रोहिंग्या के मैटर पे अगर बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो हम उनके साथ जो कई सारे जो रिलेशंस है वो तोड़ सकते हैं। सबसे बड़ा रिलेशन होता है व्यापार। अगर आप ट्रेड पे सैंक्शन लगा दो, जैसे अमेरिका ईरान पे सैंक्शन लगा दिया तो ईरान का हवा निकल गया, तो भारत भी तो कर सकता था उस तरह से, क्योंकि ये हम दोनों का मामला शरणार्थी का मामला है। और हम ये भी नहीं कहेंगे कि शरणार्थी आ रहे नाव से और उसको वहीं डुबा के मार दो। ऐसा भी हुआ है कि शरणार्थी बेचारे वहाँ से घर छोड़ करके आ रहे हैं और लोग वहाँ उसको गोली से उसको मारा गया है शरणार्थियों को। अब वो बेचारा करे, वो तो अपने जान बचाने के लिए कहीं तो भागेगा, वो तुमसे शरण मांगने के लिए आया गया है और तुम उसके साथ क्या कर रहे हो। हालांकि भारत का इतिहास ऐसा रहा है कि यहाँ पर सभी शरणार्थियों को सम्मान दिया जाता है, लेकिन तुम देखना कि इस मामले में चूंकि शुरुआत में जो भारत सरकार का जो अप्रोच था थोड़ा निगेटिव था, तो जैसे यूएन की तरफ से लड़ताड़ पड़ा और जो आंग सूकी जो उनको नोबेल प्राइज़ मिला था पीस के वजह से, शांति की वजह से, उनका नोबेल प्राइज़ को जो है स्वीडन एकेडमी जो नोबेल जो देता है वो उसका नोबेल छीन लिया गया था। बोला नहीं इसको नहीं, मतलब कि नोबेल्स को हटा दिया गया। तो पूरा अच्छा भारत उस समय जो है पूरा रोहिंग्या के मामले में जो है लेकर के बांग्लादेश के सपोर्ट में था कि हाँ भगाओ ये सब रोहिंग्या खराब है ऐसे। अच्छा म्यांमार के भी सपोर्ट में था,
कि म्यांमार के सपोर्ट में इसलिए था क्योंकि वो चाहता था कि नहीं रोहिंग्या, चूँकि वहाँ के जो सिपाही लोग थे वो कहते थे कि नहीं रोहिंग्या गलत है, ये लोग यहाँ पर बहुत सारे, चूँकि देखो कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था कि जो वहाँ के जो रोहिंग्या कम्युनिटी थे और वहाँ का जो सेना था, पहले उन दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था। तो इधर से कुछ सेना भी करेगा तो बदले में उधर से भी तो कुछ मिलेगा, है ना। और यहाँ से मामला धीरे धीरे आगे बढ़ा तो बहुत सारे जो सेना जो सिपाही था, मिलिट्री का जो जवान था, वो रोहिंग्या में जो रोहिंग्या कम्युनिटी के बच्चे बूढ़े औरत लोगों का रेप तक हुआ है वहाँ पे। और ऐसे भी कई सारे केसेस हुए कि उनको ज़मीन में गड्ढा में जिंदा उनको गाड़ दिया गया है, तो जान बचा के वहाँ से वो लोग भागे हैं। उनके साथ बहुत टॉर्चर हुआ है, शौक से नहीं आए थे यहाँ पे भागे भागे। तो जिस चीज़ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको समझना चाहिए था, भारत उस समय उसके नेगेटिव अप्रोच में था, लेकिन जैसे यूएन की तरफ से लताड़ पड़ा तुरंत हम लोग क्या लेकर आए, ऑपरेशन इंसानियत, कि हाँ हम लोग अब हेल्प करेंगे। पहले क्या बोला कि नहीं म्यांमार वाला ठीक कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग आईआर के मामले से अगर देखा जाए, इंटरनेशनल रिलेशन के मामले में, तो हम लोग गलत स्टैंड पे खड़े थे। तो नेशनलिज्म ऐसा भी नहीं हो चाहिए कि आंख मूंद कर किसी को हेल्प ना करो। भाई ह्यूमैनिटिज्म सबसे पहले, किसी का हेल्प करो। अगर कोई शरणार्थी बन के है उसको हेल्प करो, उसके लिए आप एक अच्छा व्यवस्था करो और अगले सरकार से बात करो। और नहीं माने तो उसको करो, सैंक्शन लगाओ उस पर कि तुम्हारा व्यक्ति है, तुम उसको सॉल्व करो, सॉर्ट आउट करो इसके प्रॉब्लम को। और नहीं तो फिर ह्यूमन राइट कमीशन वाले हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वो भी एक्शन लेते हैं। तो ये ह्यूमन राइट वाले जो होते हैं कई बार ना इनको लोग पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि नेशनलिज्म को दबाता है। भाई कश्मीर के मामले में हम बात करें, कश्मीर के मामले में, कश्मीर अभी हमारा पहले भी हिस्सा था, अभी भी हिस्सा है, लेकिन कश्मीर के मामले में कई बार क्या होता था, वहाँ पे जो इंडियन सोल्जर्स के माध्यम से भी कई बार टॉर्चर होता था। देखो कोई कहता नहीं कि नहीं सारा गलती कश्मीरी का ही होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कई बार हमारे सोल्जर्स का भी गलती होता था। देखो सोल्जर्स कहाँ से जाते हैं, ये तुम्हारे हमारे इसी सोसाइटी के होते हैं। वही लड़के जो कल तक किसी लड़की को देख करके सीटी मारते थे चौराहे पे आकर के, आज उनका दौड़ धूप के नौकरी हो गया। देखो हम सोल्जर का इंसल्ट नहीं कर रहे, उसमें अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। हर एक सोल्जर का हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि सोल्जर के वजह से देश सुरक्षित है। लेकिन उसी सोल्जर में दोनों माइंडसेट के लोग हैं, क्योंकि वो इंसान भगवान नहीं है, गलतियाँ उनसे भी होती है। तो कई बार वहाँ पे जाने के बाद थोड़ा बहुत गड़बड़ करता है और उसके वजह से वहाँ के लोगों से इनका कन्फ्लिक्ट चलता है। अब प्लस उधर से पाकिस्तान तो इंतजार कर ही रहा है, वो तो खुद ही आग में पलिता में आग लगाता है। तो एक तरफ वहाँ पे कश्मीरी लोगों को भड़काता है पाकिस्तान वाले लोग, और थोड़ा थोड़ा ये लोग भी गड़बड़ करता है। तो ऐसे में क्या होगा, वो हम लोगों को क्या समझेगा, दुश्मन समझेगा ना। तो देखो अब बात है कि हम कश्मीर को कि छोड़ने वाली तो बात ही नहीं है। अब तो कश्मीर हमारा हिस्सा है और अच्छा हुआ एक तरह से 370 ख़त्म हो गया। वैसे नहीं भी ख़त्म होता था, जिस समय था भी ना, तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। 370 क्या है, एक झुंझुना है, उस झुंझुने का आवाज़ ज़्यादा नहीं गूंजता है। अगर ठीक से तुम डीप में जाके पढ़ोगे तो 370 के वजह से उनको कुछ खास फ़ायदा भी नहीं मिल रहा था पहले भी, और आज भी कुछ खास चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो चाहे वो राम भूमि का मामला हो या फिर कश्मीर का मामला हो, जिस चीज़ को लेकर के सरकार कहते हैं अचीवमेंट वाली बात है, वो बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। लोग चूँकि ये जो होता है ना कि इलेक्शन का जो मैनिफेस्टो होता है कि हम ये करके दिखाएंगे, ये गिनेंगे अपने, जब वो चुनावी कैंपेन चलेगा तो वहाँ पे वो गिनती गिनेंगे, लेकिन रियलिटी कुछ और है। वो तुम समझो कि वो घर को कितना अच्छा संभाल पा रहा है। तो घर के कुछ गार्जियन ऐसे होते हैं जो लोगों से ना, बाहर में जाओगे, जब वो घर के गार्जियन जब बाहर निकलेंगे ना, तुम देखना सबसे इतना अच्छा से बात करेंगे, लगेगा बाप रे बाप, ये तो इंसान नहीं, ये पुरुष ही नहीं, महापुरुष है। जैसे वही व्यक्ति जब घर में जाएगा तो देखो चौपट की तरह व्यवहार करता है अपने मेंबर के साथ, घर के लिए वो जीरो है। अब बाहर जाएगा सिर्फ अच्छा अच्छा बोलता है, एकदम एक नंबर भाषण देगा, लगेगा बाप रे बाप कितना, ये तो ज्ञानी लोग हैं ये लोग। तो हर एक परिवार में एक आध लोग ऐसे होते हैं जो लिफाफे झाड़ने में माहिर होते हैं। समझ गए ना मेरा इशारा किस और है। तो देखो अब जो अशोक के बारे में हम जो समझ रहे थे कि यहाँ पे हम लोग टॉपिक देखते हैं कि राज्याभिषेक के पहले का मामला देख लीजिए, राज्यपाल थे, इनको अच्छा खासा अनुभव था, इनके पास अनुभव की कोई कमी नहीं थी, धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो गया। और इस बिहार पर अपने भाइयों की कई बार हत्या भी हुआ। और तुम समझ रहे हो कि कलिंग युद्ध के बाद जब इनका थोड़ा नेशनलिज्म, देखो नेशनलिज्म और कॉलोनिज्म में फ़र्क है। कॉलोनिज्म साम्राज्यवाद के टाइप का है, अपने साम्राज्य को बढ़ाने की उत्कंठा, और नेशनलिज्म का मतलब होता है अपने राष्ट्र की सुरक्षा करना। राष्ट्र की सुरक्षा के साथ हमको कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। नेशनलिज्म में ये नहीं कहता कि आपको अपने क्षेत्र बढ़ाना है, लेकिन साम्राज्यवाद में अपने क्षेत्र को बढ़ाना। इसलिए दोनों में फ़र्क समझना। तो इनके अंदर भी भूख था, साम्राज्यवाद की भी भूख थी, और नेशनलिज्म तो था ही, वो तो खैर नेचुरल बात था।
तो कलिंग युद्ध जो हुआ था, ये जब इनका जो राज्याभिषेक हो चुका था, तो राज्याभिषेक के लगभग 8वें वर्ष, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष जो है ये क्या हुआ था, कलिंग युद्ध हुआ था। और इस चीज़ का चर्चा कहाँ मिलता है, 13वें अभिलेख में पूरा डिटेल में हमें चर्चा दिखता है। अच्छा, अशोक जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था, और बौद्ध धर्म को अपनाया था इसी कलिंग युद्ध के बाद जब इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। और हृदय परिवर्तन बोले तो अशोक कई दिनों तक मतलब ठीक से खाना पीना तक नहीं खा पाए। इस युद्ध के बाद जो उन्होंने देखा ना, युद्ध में इतने सारे लोगों का जो पूरा एकदम सब जगह खून ही खून, लथपथ लोग पड़े हुए थे, छोटे छोटे बच्चे चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, किसी का एक हाथ गायब है तो किसी का यहाँ से चाकू ऐसे कटा हुआ है। जब उस बच्चे को तड़पते हुए जब अशोक अपनी आँखों से देखे ना, तो उनको लगा यार ये हम क्या देखें, क्या मिला हमें, क्या करना है, ये जो पूरा जो कलिंग को जीत करके ये हम क्या कर लेते। औरत उधर बेसुध पड़ी हुई है, रो रही है, चिल्ला रही है। सोचो कि ऐसे सिचुएशंस वहाँ पे था कलिंग के युद्ध के बाद। तो उन्होंने अपनी आँखों से जो देखा, तो उस देखने के बाद इनका हृदय परिवर्तन हुआ। और कुछ जो लंपट टाइप के राजा होते वो क्या कहते हैं, देखो देखो तुम लोग का हम क्या हाल करते, हमारा जीत हुआ। वो जीतने पे प्राउड फील करते हैं, लेकिन ऐसा जीत किस काम का, उससे बेटर तो आप हार जाते हैं। कभी कभी लाइफ में ना हारना बहुत सही रहता है। इसलिए कहते हैं कि जैसे कि कुछ लोग, जैसे आप लोग भी प्रिपरेशन कर रहे, सब लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन तैयारी करने के बाद भी अगर हमें घुसखोरी ही करना हो तो उससे बेटर है बेरोजगार रहो। कम से कम बेरोजगार होने से किसी का नुकसान तो नहीं करोगे ना, तो देश का घाटा से बेटर है केवल अपना घाटा कर लो, है ना। अगर कुछ लोगों के घाटा की वजह से अगर देश सुरक्षित है तो वो ज़रूरी है। इसलिए करप्शन को आप किसी भी एंगल से आप प्रमोट नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको मतलब कहने का मतलब आपका पढ़ाई लिखाई करने का हमारा इंटेंशन क्या है, इंटेंशन सिर्फ ये नहीं कि पैसा कमाना है, इंटेंशन हमारा ये कि आपको उस काम के लायक आप हैं कि नहीं। आपको मतलब आप जो प्रिपरेशन करें, सरकारी नौकरी का जो तैयारी कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कुछ बेहतर काम करना है, हमें मौका मिलेगा। सरकार आपको सारी सुविधाएं तो देगी उस काम को करने के लिए, लेकिन चूंकि आप एक सेवक की तरह, आप एक नौकर हो, और ये हैसियत आपको कभी भी ताम्र नहीं भूलना चाहिए। जिस दिन आप ये भूल गए कि हम नौकर हैं, नौकर नहीं बल्कि हम मालिक हैं, तो वही वैसे ही चलोगे जैसे डीएम लोग चलता है, उनके लिए पूरा रोड खाली रहता है। ऐसे डीएम को तो जूते से मारना चाहिए। समझ रहे हो उन बात को कि अब ये क्या मतलब है, तुम्हारे जैसे इंपॉर्टेंट है तो उसके अलावा और भी कई लोगों का इंपॉर्टेंट, जैसे एम्बुलेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम तो कई ऐसे डीएम को हम देखे हैं कि जो रोड पे चलते, वो मतलब वैसा उनके पास कुछ खास ज़रूरी काम नहीं है, लेकिन अपना रुतबा झाड़ने के लिए कि हम डीएम हैं, तुम जिले का मालिक है। भाई तुम नौकर हो, तुम्हारी हैसियत एक नौकर की तरह है, तुम एक सेवक हो, तुमको सरकार ने सेवा देने के लिए चुना है। और इसकी जो इतने दिनों से जो तुमने इथिक्स की पढ़ाई की थी, नैतिकता की जो पढ़ाई की थी, समाजशास्त्र जो पढ़ा, इतने सारे बड़े बड़े फिलोसफर पढ़ लिए कि राज्य के निर्माण के लिए क्या करना चाहिए, एक बेहतर लोक कल्याणकारी क्या होता है, और अभी क्या अपना कल्याण के चक्कर में हो, लोक कल्याण तो भाड़ में चला गया। तो ये नहीं होना चाहिए। प्रिपरेशन करो, तैयारी करो तो इंटेंशन अच्छा होना चाहिए, वरना बेरोजगारी ठीक हो, फिर बने रहो आत्मनिर्भर, फिर तुम्हें किसी का वैसे भी ज़रूरत नहीं है। तो बौद्ध धर्म को वो कब अपनाए, बौद्ध धर्म को कलिंग युद्ध के बाद, जब इनका हृदय परिवर्तन हो गया। अच्छा, इनको जो धर्म जो अपनाया था, तो इनके गुरु कौन थे, मोगलीपुत्र तिष्य। और ये तिष्य वही हैं, ध्यान देना, वो वही तिष्य हैं। जब हम लोग पीछे जो बौद्ध संगति पढ़े थे, तो तीसरा जो बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, अशोक के टाइम में हुआ था। और करवाया कौन था, मतलब कि अध्यक्ष कौन थे, ये खुद ही थे, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान रखना, अब ये क्या कि बौद्ध धर्म, चूंकि ये समझ गए थे अच्छे से कि बौद्ध धर्म एक शानदार धर्म है, चूंकि ये पहले शैव धर्म को मानते थे, पहले शैव धर्म को मानते थे, और शैव धर्म के बाद उनका जो मोहभंग हुआ होगा तो फिर किस में कन्वर्ट हो गई, बौद्ध धर्म को लेकर के हुआ। अच्छा, अब इनका जो प्रचार, चूंकि ये समझ चुके थे कि हमारा ये धर्म बहुत ज़बरदस्त है, तो इसको पूरा विदेशों में भी, पूरा श्रीलंका और ये अपना जो है, ये अपना कुछ तो नेपाल वगैरह भी भेजा गया था, कई सारे दूतों को, श्रीलंका। उसके बाद तुम्हारा ये तो इसका बेटा बेटी कौन, अशोक अपने बेटा बेटी को, हाँ भेजा था। तो देखो, अब ये एक पद था, रज्जुक, ध्यान देना, रज्जुक एक पोस्ट होता है, समझ, ये रज्जु किसी व्यक्ति का नाम है, ये एक प्रकार का क्या है, पद है। ये रज्जु क्या है, एक पद है। इस पद की नियुक्ति वो किस लिए करते थे, ताकि हमारे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। यानी ऐसे कई रज्जुक जाते होंगे, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने कई रज्जुकों की नियुक्ति की थी, अपॉइंटमेंट दी थी, सॉरी मतलब उसको पोस्टेड किए थे, ठीक है। अब देखो,
इनका साम्राज्य विस्तार पहले देख लो भाई, कहाँ से कहाँ तक ज़बरदस्त साम्राज्य विस्तार था। साम्राज्य विस्तार का भूख तो पहले से ही सबको था। बृहद्रथ वंश से लेकर के देख रहे हैं सब लोग तो साम्राज्य ही विस्तार करने में लगे हुए थे। तो इनके पापा बिंदुसार, अब बिंदुसार के पापा चंद्रगुप्त मौर्य, वही हराए थे ना, वो तो खुद ही मतलब पूरा कांधार जो अफगानिस्तान सबका क्षेत्र को सेल्यूकस निकेटर को हरा के लाए थे। तो देखो अफगानिस्तान से लेकर के दक्षिण में कर्नाटका तथा पश्चिम में काठियावाड़ यानी जो गुजरात का क्षेत्र है तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी। अब देखो ये अफगानिस्तान का क्षेत्र है, ये काठियावाड़ का क्षेत्र है यहाँ पे गुजरात में है, और ये कर्नाटका का क्षेत्र है, और ये अच्छा कर्नाटक याद है, कर्नाटक से रिलेशन चंद्रगुप्त मौर्य का कुछ कनेक्ट कर पा रहे हो? श्रवण बेलगोला जो मरे थे यहीं पे मरे थे ना, तो इनके दादाजी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो हाँ अशोक यहीं पे हुआ था, अशोक के दादा यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा पूर्व की अगर बात करें तो बंगाल की खाड़ी का जो ये क्षेत्र है, यानी कि ये पूरी तरह से ऐसे करते हुए ये पूरा क्षेत्र, ध्यान देना कि ये क्षेत्र इनके कैप्चर में अभी भी नहीं है, चोल चेल पांडे वगैरह नहीं आते इसमें, ठीक है। ताम्रलिप्ति जो पीछे तुमको दिखेगा यहाँ पे, तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये अभी भी इससे अलग था, दूर ही रहा था, लेकिन ये इतना बड़ा क्षेत्र इनके कैप्चर में था। तो ये समझ में आ गया साम्राज्य विस्तार। और इसके बारे में जो चर्चा है वो किस किताब में लिखा हुआ है? कल्हन की राष्ट्ररंगिणी है। और इसी में ये तो राष्ट्ररंगिणी में देखो कुछ खास बात क्या लिखा हुआ है, ध्यान देना, इसमें कश्मीर की बात नहीं कही गई है, ठीक है। तो राष्ट्ररंगिणी में ये कहा गया है कि हालांकि ये सारा चीज़ किसी और बुक में लिखा है, इसमें राष्ट्ररंगिणी में ये नहीं कह रहा कि इनका विस्तार ही हो। राष्ट्ररंगिणी में ये कहना चाह रहा है कि जो कश्मीर है, कश्मीर के क्षेत्र में भी इनका अपना शासन चला करता था, यानी कि मगध का जो कनेक्शन था वो कश्मीर तक था। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो पूरा का पूरा जो पहाड़ी क्षेत्र जो देखते हिमालय का जो क्षेत्र है वो सब इसी के क्षेत्र में था। तो हिमालय तो वैसे भी बॉर्डर का काम कर रहा था, कोई दूसरा देश तो इस पर अटैक भी नहीं कर सकता था। तो ये वाला हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद अशोक ये भी मानते थे कि पड़ोसियों के साथ हमेशा अच्छा संबंध रखो। याद है वो कौटिल्य क्या बोलते हैं? पड़ोसी स्वाभाविक मित्र नहीं होता, क्या होता? शत्रु। पड़ोसी स्वाभाविक शत्रु होता है। अच्छा स्वाभाविक शत्रु होता है तो बेहतर क्या है कि भाई दोस्ती कर ले उससे, वरना टाइम पे वही काम आता है जो आगे में वही काम आएगा, और नुकसान भी सबसे ज़्यादा वही करता है। ध्यान देना, दूर वाले तुम्हारा उतना नुकसान नहीं कर पाए जितना बगल वाला कर लेगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि जो थोड़ा थोड़ा ज़मीन के लिए जो झगड़ा होता है रास्ता बंद कर देगा, लड़ते रहो केस, इधर देवाल दे दिया, है ना, ये सब खूब चलता है। देखो उसके बाद तत्कालिक वन व्यवस्था को ये मानते थे। ध्यान देना, वन व्यवस्था को मानने के पीछे एक सेंस समझना, चूँकि पहले सह थे तो वन व्यवस्था को नो डाउट थोड़ा मानेंगे भी वो। उसके बाद चूँकि इनके अंदर टॉलरेंस, सहिष्णुता ये ज़बरदस्त था, वो दूसरे धर्म के दूसरे विचारों का बहुत सम्मान करते थे। जैसे आप वन व्यवस्था को मानते हो तो कहेंगे ठीक है एज यू विश, कोई बात नहीं है, ठीक है। हम ये कहना चाहते हैं, मेरे विचार आपको अच्छा लगा तो हाँ आपका भी, तो ठीक है, हमें आपके विचारों से भी दिक्कत नहीं है और हमारे विचार से आपको भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो एक तरह से दूसरों के विचारों को, दूसरे को मत के ये सम्मान करते थे, इसलिए वन व्यवस्था को थोड़ा ये मानते थे, ठीक है। उसके बाद इधर क्या बचा? हाँ, यह पहला राजा था जिसने कि अभिलेखों के सहारे, वही पत्थर के जो अभिलेख वगैरह थे, उसमें कई प्रकार का अभिलेख है, लघु शिलालेख है, फिर बड़ा वाला बृहद वाला भी देखे हैं, ऐसे मास्की है, गुर्जर है, तमाम बहुत तरह के अभिलेख हैं जिसमें कि ये क्या बताते हैं। देखो जनता को ये अपनी बात किस माध्यम से बताते हैं? अभिलेख का सहारा लेकर के। इससे पहले कोई भी राजा पब्लिक से सीधा किसी माध्यम से बात नहीं करता था। वो उसके मंत्री लोग जो जाते थे वो लोग कहते थे कि राजा जी का आज ये इच्छा है कि इतना टैक्स देना पड़ेगा आपको। तो जनता और राजा के बीच का, ठीक है, जो कम्युनिकेशन होता था पहले कैसे होता? पहले तो हो ही नहीं पाता था, उसके मंत्री लोग बात करते थे। लेकिन बाद में चूँकि ये कम्युनिकेशन ज़रूरी है, चूँकि अशोक का माइंडसेट क्या था कि ये हम क्या है, हम जनता के सेवक हैं, सेवक के हम लोग मालिक हैं। मतलब कहने का मतलब है कि वो जनता के कल्याण के लिए, उनका वो जो पद है वो जनता के कल्याण के लिए है। वो अपने मतलब कि पुत्र मानते थे जनता को, आम जनता को उनको अपना पुत्र मानते थे, वो उसका संरक्षण करना चाहते थे, उनका देखभाल करना चाहते थे। तो यहाँ पर राजा का इंटेंशन अलग है, वो सेवा करने का भाव यहाँ पे दिखता है ना, और सभी लोगों को बेहतर लाइफ मिले इसके लिए वो कमिटेड थे। तो देखो, तो जनता को संबोधित करने का सबसे बेहतरीन तरीका इनके पास था। और ये अभिलेख का मतलब होता है कि एक बार अगर आप किसी चीज़ को लिख दिए तो मिटेगा नहीं, तो बीच का मीडिएटर भी कुछ नहीं कर पाएगा। भाई अशोक ने ये कहा
और एज इट इज वो वहीं पे चिपक जाता था, मतलब उसको वहाँ पे पत्थर का जो वहाँ पे बना दिया जाता था, कुरेद के बनाया जाता था, उसको किसी एक जगह पे उसको लगा दिया जाता था रोड के किनारे कहीं पर कि सब लोग आके देखो अशोक का ये मानना है। अब उसमें किसी का करप्शन चलेगा? बीच वाला मीडिएटर का कुछ चलेगा? नहीं। तो जो उसमें लिखा है उसी के हिसाब से जीना है, ठीक है। उसके अलावा अशोक का जो धम्म है, ये हमारा टोटल हो गया ना। अब अभी जो अगला टॉपिक जो जस्ट बताने वाले हैं वो अशोक का धम्म क्या है, उसका पूरा अशोक के बारे में पूरा मेंटलिटी ठीक से समझना, उनके दर्शन क्या है, ठीक है। तो अभी पहले इसको मिटाते हैं, फिर उसके बाद हम करते हैं, ठीक है।